Hello everyone. We are starting with a new topic, equity. Equity, as we know, that आप लोग का level 1 में भी favorite topic रहा है, one of the favorite topic because you have other topics also in your level 1 जो आपका favorite रहा होगा. But equity सबसे ज़्यादा favorite क्यों रहता? Because it's easy plus it's more applicative. Because as we know in the Indian market, equity is like something that around the people we talk lot about the equity markets and all. That is why आपको एक basic understanding होगा equity के बारे में. और लेवल 1 से आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट तो समझ में आ ही रहा अबाउट द वैल्यूएशन, अबाउट द इंडस्ट्री, कंपनी एनालिसिस एंड अदर स्टफ्स. इन योर लेवल 2 इट विल बी मोर इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन. अपने लेवल 2 में फोकस क्या रहने वाला है? वैल्यूएशन को लेकर देयर विल बी अ डीप डाउन इनटू द वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स, द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन. देन यू हैव द प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन. So we will quickly start with the basic stuff, which is reading number 19. As you can see on my board, आपको दिख रहा होगा रीडिंग नंबर 19 से अपने स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास. सो इन दिस रीडिंग नंबर 19 we have around 8 LOS. You can see reading number 19 is about the equity valuation applications and processes. यहाँ पे आप LOS A से लेकर LOS H तक है. So we have 8 LOS in this. The best part about this chapter is maximum portion, which will be around 70-80% you may have covered in your level 1. आप पक्का लेवल 1 के अंदर में 70-80% कवर कर चुके होगे. तो क्या सर आप लेवल 1 का चीज यहाँ पे डिस्कस करोगे? बिल्कुल करूंगा मैं. ऑब्वियसली नॉट एट अ डीपर लेवल, बट यस टच अपॉन जरूर करूंगा सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे मैं कोई भी अजम्पशन लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ दैट यू आर अवेयर और यू हैव ऑलरेडी डन इन योर लेवल 1, बट यस वी विल टच अपॉन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच वी हैव कवर्ड इन योर लेवल 1 एंड विच विल बी रिक्वायर्ड इन योर लेवल 2 ऑल्सो. चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस रीडिंग. इसके पहले इस क्लास को देखने पहले आप प्रोबेबली इक्विटी का जो अपना इंट्रोडक्टरी क्लास है जहाँ पे आई विल बी कवरिंग ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर्स, अपने कौन कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे वो आप वीडियो देख चुके हो. उसके बाद आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो. दैट इज माई अजम्पशन. चलो लेट्स स्टार्ट क्विकली. रीडिंग नंबर 19, equity valuation applications and processes. First let's quickly go through or scan the different LOS. सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस चैप्टर के बारे में जो भी मेरा LOS है वो सबसे पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ so that you have a little bit idea about what we gonna read in this or what we gonna learn in this chapter. First, define valuation and intrinsic value and explain the sources of perceived mispricing. तो बोला सबसे पहला वैल्यूएशन के बारे में आप उसको डिफाइन करिए. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है दैट यू हैव टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ परसीव्ड मिसप्राइसिंग. मिसप्राइसिंग कैसे पता लगता है? तो अपने वैल्यूएशन क्या होता है दैट वी ऑलरेडी अवेयर, वी हैव डन इन लेवल 1 आल्सो. लाइक यू हैड अ लास्ट चैप्टर इक्विटी वैल्यूएशन जहां पे हमने कवर करते थे एक वैल्यूएशन कैसे होता है. इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट दैट वैल्यू दैट विच वी डिफाइन शुड बी वैल्यू क्या होना चाहिए. And explain the sources of perceived mispricing. Perceived mispricing means what is the gap between P0 current market price of the share and the intrinsic value. तो अपने LOS नंबर 1 के अंदर में ये सब सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं. LOS B is about explain the going concern assumption and contrast a going concern value to a liquidation value. तो LOS B is very easy, which is gonna need to cover what is the difference between the going concern and liquidation value. LOS number C, describe definitions of value and justify which definition of value is most relevant to public company valuation. बोला सबसे पहला different definitions of value के बारे में बताइए. What are the different types of definitions of value? Second, which definition of value is most relevant to the public company valuation? जब अपने public company का valuation कर रहे हैं, what is the most important value that we need to define? LOS number C. LOS number D is describe the applications of equity valuation. So we'll be carrying out the valuations, but how we will use those applications, those valuation in the real life. अपने real life में equity valuations कहाँ पे use कर सकते हैं. LOS number E, describe the questions that should be addressed in conducting an industry and competitive analysis. What are the questions that we need to address before we start the valuation of any company? Because अपने को पता है as per the top down approach, first we need to know about the economy, then we need to know about the industry, and third we need to know about the company. तो सबसे पहला आप इकोनॉमी के बारे में जानिए, उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में यू शुड रिसर्च, देन यू शुड कैरी ऑन द वैल्यूएशन ऑफ एनी कंपनी एज पर द टॉप डाउन अप्रोच. तो यहाँ पे दिस LOS इज एड्रेसिंग द इंडस्ट्री पार्ट of the valuation. Before you conduct the company ka valuation, what are the factors that you need to consider before you carry on any valuation? LOS number F,
contrast or compare absolute and relative valuation models and describe examples of each type of model. पूरा compare करो absolute valuation model, relative valuation model. What is the difference between the two of this model and describe examples of each type of model. तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, वी हैव अ टच अपॉन और अ बेसिक आइडिया अबाउट in this models in level 1 because in case of level 1 you had absolute valuation का मॉडल के अंदर में if you remember DDM dividend discount model, FCF free cash flow for the firm, free cash flow for the equity. जो free cash flow वाला portion है that was not extensively covered in case of level 1. वहाँ पे you just had a 1 or 2 pager का write up but yes DDM was covered extensively. तो यहाँ पे we have a separate chapters DDM के ऊपर में, FCF के ऊपर में, जहाँ पे we will dig into each and every topic. LOS number G, describe sum of parts valuation and conglomerate discount. Sum of parts breakup, कोई चीज को अपने कंपनी का वैल्यू को एज पर सेगमेंट ब्रेक कर रहा है एंड देन वी आर टेकिंग द टोटल ऑफ दैट एंड वी आर कंपेयरिंग विद द मार्केट वैल्यू. सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन एंड कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट्स. कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या हुआ, सम कंपनीज विच आर जाइगेंटिक, फॉर एग्जांपल आईटीसी जहां पे दे हैव वेरियस सेगमेंट्स, तो उसका वैल्यूएशन कैसे हुआ है एंड व्हाट इज द डिस्काउंट और व्हाट इज द फैक्टर दैट वी नीड टू कीप इन एज अ इन्वेस्टर. LOS number G. LOS number H is just a summary. Explain broad criteria for choosing an appropriate approach for valuing a given company. Buddha, you have to explain what is the broad criteria, what is the checklist that you should need to fill as a valuer before you choose an appropriate approach for valuing a given company. Buddha, कोई भी valuation model accept करने के पहले एक होता है ना सर, कौन कौन सा checklist अपने को पता लगाना चाहिए या कौन कौन सा criteria that needs to be fulfilled before you adopt any model. ओके, सो दिस वाज द क्विक समरी. तो जब आप रिवाइज करोगे एटलीस्ट एलओएस के थ्रू यू शुड बी एबल टू रिकलेक्ट यार आपने क्या क्या पढ़ा है इस एलओएस. इट्स वेरी इजी बिकॉज लेवल 2 में एज वी नो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली एट अ डीपर लेवल बट एटलीस्ट ऑन अ फेस लेवल आप अगर कोई भी एलओएस का अगर मैं नेम बोल रहा हूँ तो आर यू एबल टू रिकलेक्ट द कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मली फ्रॉम एलओएस नंबर ए. डिफाइन वैल्यूएशन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ परसिव्ड मिसप्राइसिंग. बोला वैल्यूएशन के बारे में बताइए, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बताइए एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ परसिव्ड मिसप्राइसिंग. 3 थिंग्स. लेट्स स्टार्ट विथ वैल्यूएशन. डिफाइन वैल्यूएशन. वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सो वैल्यूएशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ पुलिंग द कैश फ्लोज, एस्टिमेटेड कैश फ्लोज अबाउट एनी कंपनी, फॉर एनी कंपनी या कोई स्टॉक का अपने क्या कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आने वाला इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन, उसको क्या कर रहे हैं आज अपने पुल कर रहे हैं एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू फाइंड आउट व्हाट इज द और शुड बी ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू. सो वैल्यूएशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द वैल्यू फॉर एनी कंपनी और एनी स्टॉक और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गिवन द फ्यूचर एस्टिमेटेड कैश फ्लोज. अपने को फ्यूचर एस्टिमेटेड कैश फ्लोज दिया हुआ है राइट और अपने उसको रिक्वायर्ड रिटर्न से क्या कर रहे हैं आज पुल कर रहे हैं. दैट एक्सरसाइज दैट प्रोसेस इज नथिंग बट नोन एज द वैल्यूएशन. और वो जो वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज नथिंग बट द इंट्रिंसिक वैल्यू और शुड बी वैल्यू. जो वैल्यू अपने पुल कर रहे हैं आज के दिन और जो कैश फ्लोज दिया हुआ अपने को फ्यूचर को और रिक्वायर्ड रिटर्न से जो अपने पुल कर रहे हैं दैट वैल्यू इज नथिंग बट द इंट्रिंसिक वैल्यू राइट. व्हेन वी से कि अपने पुल कर रहे हैं कैश फ्लोज को, व्हेन वी से दैट वी आर पुलिंग द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज बट वी नीड टू एंश्योर दैट वी आर एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज. अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को एस्टिमेट कर रहे हैं and future estimation is obviously an estimation or an assumption. It is objective or subjective. जो assumptions अपने बना रहे हैं about the future cash flows, those are objective or those are subjective. Obviously those are subjective. That may go wrong. Yes, that may go wrong. But it's about approximation. ये मतलब या precision की कितना अपने correct करने का try करें assumptions को भी. So we'll have to check all the detailed report, all the detailed research जो भी अपने data refer कर रहे हैं और जो भी assumptions अपना बना रहे हैं, we'll try कि जो भी accuracy है, accuracy के towards में रहे our assumptions, right? Because our assumptions will be based on certain informations. Our assumptions on the future cash flows will be based on certain information, and we know information can be costly or it can be free. Information जो होता है वो freely भी available होता है जैसे Google वगैरह के थ्रू और इट कैन बी चार्जेबल. फॉर एग्जाम्पल ब्लूमबर्ग का एक्सेस तो क्या सबके लिए पॉसिबल है टू बाई द इंफॉर्मेशन?
क्या सबके लिए पॉसिबल है कि सब कोई इंफॉर्मेशन बाई करे? ऑब्वियसली सर, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन. That is why intrinsic value may not be a single for every investors. Intrinsic value will differ investor to investor के ऊपर में differ करता है, because all the investors may not have equal information. Because अपने को पता है level 1 में भी ये चीज था कि सर information asymmetry, there used to be one term, information asymmetry means all the investors may not have similar or same information, because information क्या है, costly है. Some of the informations are costly, right? So जिसके पास extra information है वो और assumptions को अपना फाइन ट्यून कर सकता है to reach to at a correct intrinsic value, right? So valuation is nothing but it is the process to determine the value, and intrinsic value is the value that we determine through the process of valuation. When we say intrinsic value determine कर रहे हैं, means we are trying to find out the true value of any company. But true value तो वही निकाल पाएगा those have full information about the companies का characteristics. True intrinsic value वही find out कर पाएगा those are having the complete characteristics of the company, जिसके पास सारा का सारा characteristic कंपनी के बारे में सब कुछ पता है. और कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक पता करने के लिए वी नीड इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन अभी जस्ट अपने बात किए कि सर दैट कैन बी फ्रीली अवेलेबल और दैट कैन बी कॉस्टली. दैट इज वाई इंट्रिंसिक वैल्यू विल डिफर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, और एनालिस्ट के ऊपर में डिपेंड करता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग. ऑल्सो इन केस ऑफ लेवल 1 का नॉलेज, देखो लेवल 1 का बहुत जगह यहाँ पे रेफरेंस आने वाला है. रीजन, लेवल 1 में काफी सारा टर्म्स अपने पढ़े थे, एंड वाई शुड नॉट बी लिंक लेवल 1 विथ लेवल 2? क्यों नहीं अपने लेवल 1 को लेवल 2 से लिंक करें? बिकॉज जो बेसिक अपने को अंडरस्टैंडिंग है, लेट्स बिल्ड अप ऑन दैट ना, लेट्स बिल्ड अप ऑन दैट. और आपको लेवल 1 का अगर कोई चीज याद नहीं आ रहा, बाई एनी चांस आई एम देयर, मैं आपको यहाँ पे ऑब्वियसली रिपीट करूंगा, बट हाँ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, बट ऑब्वियसली आपको याद जरूर आ जाएगा फ्रॉम माई दिस कॉन्सेप्ट्स, आपको याद जरूर आ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड लेवल 1 का नॉलेज पे लेवल 2 का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिंक ऑल द लेवल्स, जो सारा नॉलेज आप सारा टॉपिक्स को एक साथ लिंक करो. अभी तो आई एम लिंकिंग विद इक्विटी, आप देखोगे आई विल लिंक इक्विटी विद क्यूएम, इक्विटी विद फिक्स्ड इनकम, बहुत सारा चीज इंटरलिंक होने वाला है टॉपिक्स, राइट? तो लेवल 1 के अंदर में होता था अपना मार्केट हाइपोथेसिस. इफ यू रिमेंबर इक्विटी में वी यूज्ड टू हैव वन टॉपिक, मार्केट हाइपोथेसिस, एफिशिएंट मार्केट. एफिशिएंट मार्केट का मतलब क्या हुआ सर? एफिशिएंट मार्केट मींस there used to be certain unrealistic assumptions. There are no taxes, no transaction cost, unlimited risk-free lending and borrowing opportunity at RF, fully divisible securities. अब याद आ रहा होगा आपको. This used to be certain assumptions. Portfolio management में used to there, and equity में भी this was there. But actually, do you think markets are efficient? क्या price, current market price is equal to intrinsic value है? अगर है तो सर obviously there is no point of doing trading. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का प्राइस आज चल रहा है 2500, दिस इज द करेंट मार्केट प्राइस, एंड आपके अकॉर्डिंग एज द एनालिस्ट और एज द इन्वेस्टर आपके अकॉर्डिंग शुड बी प्राइस ऑफ द रिलायंस शैल बी इक्वल टू 2500 itself. तो सर P0 is equal to IV0, P0 करेंट मार्केट प्राइस 2500, इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑल्सो 2500. सर जो प्राइस होना चाहिए था वही प्राइस है, तो क्या आप कुछ बाई सेल करोगे? ऑब्वियसली नो, बिकॉज अननेसेसरी यू विल इनकर व्हाट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग. तो सर तभी तो बात करते हैं कि मार्केट्स आर व्हाट, इनएफिशिएंट. मार्केट्स क्या है? इनएफिशिएंट. व्हेन मार्केट्स आर इनएफिशिएंट मींस P0 इज नॉट इक्वल टू IV0, जो करेंट मार्केट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल नहीं है, तभी सर ट्रेडिंग करेंगे. देन ओनली विल बी एबल टू अर्न व्हाट, पॉजिटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जिसको अपने अल्फा भी बोलते थे, अल्फा, पॉजिटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न द रिटर्न, राइट? अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न द रिस्क एडजस्टेड return. So if price is not equal to IV0 means markets are not efficient. Markets are actually what? Inefficient. And if markets are inefficient, there is a possibility to earn the positive risk adjusted return, also known as what? Alpha. Also, we used to have portfolio managers, active portfolio manager, passive portfolio manager. याद होगा ये सब चीज. Passive portfolio managers actually try to meet the benchmark. जो बेंचमार्क का रिटर्न है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का रिटर्न इज 10%, तो जो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर है वो क्या ट्राई करेगा? जो इंडेक्स का रिटर्न है वो मीट करने का ट्राई करेगा. वेयर एज एक्टिव विल ट्राई टू बीट द बेंचमार्क. जो बेंचमार्क का रिटर्न है 10%, उससे ज्यादा ट्राई करेगा, आउट परफॉर्म करने का ट्राई करेगा बेंचमार्क को, राइट? सो इन केस ऑफ एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर, उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अर्न व्हाट, टू अर्न द पॉजिटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ऑल्सो नोन एज व्हाट,
अल्फा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि क्लाइंट्स ऑब्वियसली दे आर चार्जिंग हायर फीस, उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू गेट द अटमोस्ट रिटर्न फॉर द क्लाइंट। चलो एक नंबर्स लेते हैं, प्लीज एक बार आप नोट करना नंबर्स को नोट करना प्लीज। इंट्रिंसिक वैल्यू एज पर द एनालिस्ट, ये इंट्रिंसिक वैल्यू ब्रैकेट में एनालिस्ट, इससे 700। इंट्रिंसिक वैल्यू ब्रैकेट में एनालिस्ट इज इक्वल टू से 700। P0 या करेंट मार्केट प्राइस P0 इज इक्वल टू 400। P0 इज इक्वल टू 400। Therefore perceived mispricing, नेक्स्ट लाइन में therefore perceived mispricing इज इक्वल टू, मिसप्राइसिंग कितना का हो रहा है, बोले सर आज मार्केट प्राइस चल रहा है 400, शुड भी कितना लिखा है 700, व्हाट इज द गैप 300 का। सो परसीव्ड मिसप्राइसिंग, परसीव्ड मतलब क्या होता है, शुड भी, जो लग रहा है होना चाहिए, इज इक्वल टू व्हाट 300, इज इक्वल टू व्हाट 300। नाउ 300 में से आप 2 एरोज निकालो, लेफ्ट और राइट। यू शुड टेक आउट 2 एरोज फ्रॉम 300, लेफ्ट में राइट में। देखो 300 का 2 सोर्सेज है, क्योंकि यहाँ पे एलियस का कमांड वर्ड क्या है, एक्सप्लेन दी सोर्सेज ऑफ परसीव्ड मिसप्राइसिंग। तो अपने लेफ्ट साइड में फर्स्ट सोर्स कर रहे हैं, वहां लिखो एक्चुअल मिसप्राइसिंग, लेफ्ट एरो में लिखो एक्चुअल मिसप्राइसिंग, अंडर एक्चुअल मिसप्राइसिंग नीचे लिखिए इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल इज इक्वल टू 600, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल इज इक्वल टू 600। नेक्स्ट लाइन, therefore actual mispricing, therefore actual mispricing is equal to intrinsic value actual minus price या P0। तो 600 minus 400 कितना आएगा 200। हाउ मच इट विल कम 200। सुनना क्या लॉजिक है इसका। सर मेरे को लगता है एज द एनालिस्ट और एज द इन्वेस्टर शेयर का दाम होना चाहिए था 700, जो फर्स्ट टाइम लिखा है आपको। अकॉर्डिंग टू मी शेयर का प्राइस होना चाहिए था 700, बट मार्केट में क्या चल रहा है अभी लिखवाया जो 400। तो व्हाट इज द गैप दैट यू वांट टू कवर 300 का, वो हुआ परसिव्ड मिस प्राइसिंग। बट ये जो 300 है ना, कोई जरूरी नहीं है कि 300 विल बी करेक्ट। वन ऑफ द सोर्स ऑफ दिस परसिव्ड मिस प्राइसिंग कैन बी एक्चुअल मिस प्राइसिंग, जो लेफ्ट एरो में लिखवाया। एक्चुअल मिस प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ कि सर जो ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू है एज पर द मार्केट, ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू एज पर द मार्केट सेंटीमेंट इज हाउ मच 600 लिखवाया आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल 600। तो व्हाट इज द एक्चुअल मिस प्राइसिंग कि सर मेरे को लग रहा था 700, बट मार्केट का सेंटीमेंट्स कितना है 600 का, दैट इज यूनिफॉर्म 600 है। तो 600 माइनस 400, 200 इज द एक्चुअल मिस प्राइसिंग। बट आपके हिसाब से कितना था एज पर यू 300। तो आपने एरर कितना का किया, आपने एज द एनालिस्ट और द इन्वेस्टर आपने एरर कितना का किया टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू 100 का। समझ में आ रहा होगा सर 300 माइनस 200, राइट। तो वो 100 का क्या हो गया आपका एरर हो गया। राइट साइड में लिखो, राइट साइड में लिखो वैल्यूएशन एरर, राइट साइड में लिखो वैल्यूएशन एरर, राइट साइड में लिखो वैल्यूएशन एरर। ये कैसे निकला, फॉर्मूला लिखो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिस्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू ब्रैकेट में एनालिस्ट माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल, माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एज पर एनालिस्ट कितना था 700, बट एक्चुअल कितना था 600। तो व्हाट इज द गैप 100। तो देखो 300 का रिकंसिलेशन हो गया, 200 प्लस 100, 200 प्लस 100, इट्स वेरी इजी। वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ सारा चीज कि सर मैंने अज्यूम किया था या मेरे assumptions के अकॉर्डिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू वाज 700 whereas एक्चुअल प्राइस ऑफ द शेयर वाज 400। व्हाट इज द गैप 300 का। परसीव्ड मिस प्राइसिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर, इतना मिस प्राइसिंग मेरे को कवर करना था, मेरे को अर्न करना था, या मेरे को पॉजिटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लेना था, कमाना था। बट सर एक्चुअली क्या हुआ, ये 300 का 2 ब्रेकअप है, 2 सोर्सेज आर देयर। फर्स्ट इज एक्चुअल मिस प्राइसिंग कि मार्केट का सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग कितना इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल होना चाहिए 600, whereas करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 400। तो व्हाट इज द गैप 200, राइट। ये हुआ आपका एक्चुअल मिस प्राइसिंग। एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट वैल्यूएशन एरर, कि एज द एनालिस्ट और एज द इन्वेस्टर मेरे से कितना का एरर हुआ टू फाइंड आउट दैट इंट्रिंसिक वैल्यू एज पर द एनालिस्ट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एज पर द एनालिस्ट माइनस एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज व्हाट 100, 700 माइनस 600। तो यहाँ पे 200 प्लस
100 का रिकंसिलेशन हो गया. दैट इज हाउ मच टोटल 300. सो देर आर एक्चुअली टू सोर्सेस. एज द एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर आपका फोकस किस पे रहेगा? मतलब ऑन दी एक्चुअल मिस प्राइसिंग और वैल्यूएशन एरर. ऑब्वियसली एक्चुअल मिस प्राइसिंग पे, बिकॉज वैल्यूएशन एरर तो आपका गलती है, वैल्यूएशन एरर तो आपका मिस्टेक है. बेसिस ऑन योर assumptions and all, you may have done some mistake, right? So your objective should be to cover what actual miss pricing from the market. तो ये अपना LOS नंबर ए था. LOS नंबर ए was valuation, intrinsic value and explain the sources of perceived mispricing. So we have covered everything. Valuation क्या होता है, intrinsic value क्या होता है और perceived mispricing क्या होता है. Let me just quickly summarize in 1 minute. वैल्यूएशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमाइन करते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू मींस शुड बी वैल्यू ऑफ द एसेट, कि क्या मैं कितना प्राइस में देने के लिए रेडी हूं, गिविंग द परसीव्ड सिनर्जी और गिवन द परसीव्ड बेनिफिट दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू गेट फ्रॉम द शेयर और फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. और परसीव्ड मिस प्राइसिंग का देयर आर टू सोर्सेस, एक्चुअल मिस प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन एरर. एलियस नंबर बी, explain the going concern assumption and contrast a going concern value to a liquidation value. It's very easy. Going concern assumption का मतलब क्या हुआ कि सर we are assuming that the business is expected to run the indefinite period of time. मतलब there is no expectation कि management is planning to close the business soon. Management का कोई thought process नहीं है कि वो लोग को business अपना क्या करना है, close करने वाला है. Rather they are assuming that the business will carry on for the indefinite period of time. In fact, if you read the annual report, जब तुम एनुअल रिपोर्ट देखता है तो वहां पे एक assumption रहता है, मैनेजमेंट का नोट रहता है that the financial statements are made on the assumption of going concern. प्लीज चेक करना अगर कोई प्रैक्टिकली नहीं देखा है तो. going concern assumption, it's assuming that the management is what, thinking that the business will be carried on for the indefinite period of time. In fact, all the valuation models चाहे आप DCF हो, चाहे आप DCF के अंदर में you have DDM, FCF, residual, all the models actually assume what, the valuation model is based on the going concern assumptions. सारा का सारा मॉडल क्या assume करता है कि बिजनेस क्या going concern assumption पे based है. उसका ऑपोजिट क्या है? लिक्विडेशन वैल्यू. उसका ऑपोजिट इज व्हाट? लिक्विडेशन वैल्यू, वेयर द मैनेजमेंट इज अज्यूमिंग व्हाट, दैट द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू व्हाट, लिक्विडेट. एक्सपेक्टेड टू लिक्विडेट मतलब अपने क्या करेंगे, एसेट्स वगैरह को सेल कर देंगे. इट्स वेरी इजी. एलओएस नंबर बी, गोइंग कंसर्न वर्सेस लिक्विडेशन वैल्यू. एलओएस नंबर सी, describe definitions of value and justify which definition of value is most relevant to the public company valuation. तो अभी तक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को समझे थे. अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ वैल्यू. व्हाट कैन बी डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ वैल्यू? तो देखो वैल्यू बहुत तरीके का हो सकता है. वन कैन बी इंट्रिंसिक वैल्यू. वन कैन बी इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स शुड बी प्राइस ऑफ द एसेट, क्या प्राइस होना चाहिए था एसेट का. एलएसए में अपने एक्सटेंसिवली कवर कर लिए इंट्रिंसिक वैल्यू. सेकेंड कैन बी फेयर मार्केट वैल्यू. सेकेंड कैन बी फेयर मार्केट वैल्यू. फेयर मार्केट वैल्यू क्या हुआ? विलिंग बायर एंड सेलर और इन्फॉर्म्ड बायर एंड सेलर कितने प्राइस पे रेडी है कोई भी एसेट को एक्सचेंज करने के लिए, जहां पे बायर विल बाय द एसेट एंड सेलर विल सेल द एसेट. फेयर मार्केट वैल्यू इज द प्राइस एट विच द बायर एंड द सेलर who are informed and who are willing, मतलब उन पे कोई प्रेशर नहीं है टू बाई और सेल, टू एक्सचेंज ऑफ द एसेट और टू कैश, बट दे आर एक्चुअली इन्फॉर्म्ड एंड दे आर विलिंग टू एक्सचेंज द एसेट और टू एक्सचेंज द कैश. तो ऑब्वियसली अगर बायर एसेट बाई कर रहा है उसके अगेंस्ट में वो हो सकता है कैश पे कर रहा है. तो दैट इज द असम्पशन बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में क्या चल रहा है उस चीज का दाम. तो उस चीज का दाम क्या चल रहा है वो तो डिपेंड करता है बायर और सेलर किस प्राइस पे वो जो एसेट है, फॉर एग्जाम्पल वो स्टॉक है, किस प्राइस पे ट्रेड हुआ है, राइट. जब भी अपने कोई भी स्टॉक एनालिसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में बैठे हो 9:15 पे स्क्रीन के सामने, तो स्टॉक आता है LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, टिकर चलता रहता है ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, क्योंकि स्टॉक का लास्ट किस रेट पे उसका ट्रेडिंग हुआ है. सो दैट इज नथिंग बट द फेयर मार्केट वैल्यू. दैट इज नथिंग बट द फेयर मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में उस एसेट का क्या भाव चल रहा है, एट व्हाट प्राइस द बायर और द सेलर हैज एक्सचेंज द हैंड्स एट दैट प्राइस. Fair market value. Obviously, there is one more concept known as fair value, which is similar but not identical, because one of the term is actually used for taxation purpose. Second is used for the financial reporting purpose. Third is the investment value. Third value is the investment value. Investment value क्या हुआ?
देखो इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज मोर यूजफुल फॉर द एक्विजिशन पर्पज के लिए, कोई बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो टर्म है वो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट इज थॉट फ्रॉम द बायर पर्सपेक्टिव, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टर्म देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू मीन्स at what price that the buyer is ready to pay given his needs, given his expectation and given his perceived synergy from that stock or from that business। सर थोड़ा सा हेवी हो गया, इजी करते हैं, एकदम इजी है। कोई चीज फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर आई वॉन्ट टू बाई, ठीक है, ये कैलकुलेटर मैं बाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या देखूंगा? इसका नीड, मेरे को क्या नीड है, मेरे को क्या काम है, मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस कैलकुलेटर एंड व्हाट इज द परसीव्ड सिनर्जी, मैं क्या बेनिफिट इसमें देख रहा हूं इन द फ्यूचर। सिमिलरली यू शुड थिंक फ्रॉम द एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू कि यार कोई कंपनी अपने एक्वायर कर रहे हैं, कंपनी ए का मैनेजमेंट जो है कंपनी बी का मैनेजमेंट या कंपनी बी को एक्वायर कर रहा है अगर, तो उसको सबसे पहले उसका नीड्स देखना पड़ेगा, व्हाट इज द नीड, उसका प्रोडक्ट लाइन देखना पड़ेगा, उसका रिस्क समझना पड़ेगा, अपना एक्सपेक्टेशंस देखना पड़ेगा और परफेक्ट परसीव्ड सिनर्जीज देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द कैश फ्लोज, व्हाट इज द बेनिफिट दैट कंपनी ए इज एक्सपेक्टेड टू गेट फ्रॉम कंपनी बी। तो जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है दैट इज मोर फ्रॉम द बायर perspective because they look for the needs, perceived synergies and the future cash flows from the expected business, right? फिर यहाँ पे justify which definition of value is most relevant to the public company valuation। पब्लिक कंपनी वैल्यूएशन के लिए बोल रहा है कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा यूजफुल है, तो सबसे ज्यादा यूजफुल तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू is taking some of the key inputs, obviously those are based on certain assumptions, but actually वो क्या inputs ले रहा है, assumptions ले रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, कैश फ्लोज वगैरह को रिक्वायर्ड रिटर्न से पुल करके दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कंपनी का वैल्यूएशन। तो LOC बस डिस्क्राइब द डेफिनेशंस ऑफ वैल्यू। यहाँ पे अपने डेफिनेशंस ऑफ वैल्यू में कौन कौन सा वैल्यू समझे? फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू जो LOS ए का भी पार्ट था। सेकेंड वी अंडरस्टूड अबाउट द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। थर्ड वी अंडरस्टूड अबाउट द फेयर मार्केट value, and which definition of value is more relevant for the public company valuation? It's the intrinsic value, but obviously अगर acquisition point of view से कर रहे तो it will be more the investment value। now तो अपना LOS A B C कवर हो गया है, LOS नंबर A B C। let me cover LOS नंबर F। LOS नंबर F पे मैं जा रहा हूँ, LOS D E को थोड़ी देर बाद कवर करेंगे, सबसे पहले LOS नंबर F में कवर कर रहा हूँ। Contrast absolute and relative valuation models and describe example of each type of model। बोल रहा कंपेयर करो absolute versus relative valuation model and describe the examples of each type of model। तो absolute valuation model के अंदर में you have DCF। absolute valuation model is nothing but the discounted cash flow method। discounted cash flow कि सर फ्यूचर में कितना कैश फ्लोज आने वाला है from that particular asset। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट का मतलब वी आर नॉट टेकिंग सम अदर एसेट। फॉर एग्जाम्पल अपने इन्फोसिस का अगर वैल्यूएशन कर रहे हैं या टाटा स्टील का वैल्यूएशन कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग सम अदर कॉम्पिटिटर्स विच एक्चुअली रिलेटिव वैल्यूएशन डू कंसिडर। सर नहीं समझ में आया। अगर अपने इन्फोसिस का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इन केस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूएशन डू वी नीड टू थिंक अबाउट द विप्रो का वैल्यूएशन? नो, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन कर रहे हैं ना। जहां पे रिलेटिव वैल्यूएशन का बात आएगा देन विल हैव टू कंपेयर द कॉम्पिटिटर्स। उसका जो पीयर कंपनीज है दैट विल हैव टू टेक देयर प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स एंड ऑल। बट इन केस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल आपको अपने से मतलब है, आपका स्टॉक से मतलब है, राइट, वेयर यू हैव टू फोरकास्ट द फ्यूचर कैश फ्लोज एंड उसका आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू करोगे एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तभी इसका नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कैश फ्लोज को क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। कैश फ्लोज को क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं टू गेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। नाउ अंडर द एब्सोल्यूट वैल्यूएशन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स? कौन कौन सा अलग अलग तरीके का मॉडल है? सबसे पहला मॉडल है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, DDM, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो तुम देखेगा यहाँ पे मैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इफ यू सी रीडिंग नंबर 20 इट्स ऑल अबाउट द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, पूरा का पूरा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को लेके लिखा हुआ है, राइट। तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल के अंदर में फर्स्ट यू हैव DDM, फर्स्ट यू हैव DDM, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। प्लीज एक बार इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। वैल्यूएशन मॉडल, हेडिंग लिखो वैल्यूएशन मॉडल, वैल्यूएशन मॉडल, वहां से 2 एरोज, लेफ्ट एरो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, राइट एरो रिलेटिव वैल्यूएशन, लेफ्ट एरो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, राइट एरो रिलेटिव वैल्यूएशन।
अंडर द एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, अंडर द एब्सोल्यूट वैल्यूएशन एरो निकालो. फर्स्ट एरो इज DDM, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. फर्स्ट एरो इज DDM, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. DDM लिखिए, नाम तो अपने आप लेवल 1 में भी था, अभी भी याद हो जाएगा. सेकंड, अंडर द एब्सोल्यूट इटसेल्फ इट्स FCF, फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो. थर्ड इज द रेसिडुअल, थर्ड एरो सी के अंदर में, एब्सोल्यूट के अंदर में रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम. फोर्थ एरो एसेट बेस्ड, फोर्थ एरो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल, फोर्थ एरो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल. तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल के अंदर में 4 मॉडल्स लिखा होगा. फर्स्ट इज द DDM, सेकंड इज द फ्री कैश फ्लो, थर्ड इज द रेसिडुअल इनकम एंड फोर्थ इज द एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल. राइट साइड में लिखो रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, राइट साइड में लिखो रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, राइट साइड में लिखो रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल. चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपको सिर्फ समराइज करके दिखा रहा हूं. यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो DDM है आपका, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, देख लो. नेक्स्ट चैप्टर जो अपने डिस्कस करेंगे विल बी अबाउट द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. सेकंड देखो फ्री कैश फ्लो, जो आप नेक्स्ट वैल्यूएशन मॉडल लिखा होगा, फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन, रीडिंग नंबर 21 है. रीडिंग नंबर 22 इज मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन, प्राइस एंड अर्निंग वैल्यू मल्टीपल. समझ में आ गया होगा किसका बात कर रहा है, रिलेटिव वैल्यूएशन का. प्राइस एंड अर्निंग वैल्यू मल्टीपल्स है. नेक्स्ट इज रेसिडुअल इनकम वैल्यूएशन, रेसिडुअल इनकम जो थर्ड लिखा होगा, रेसिडुअल इनकम वैल्यूएशन अंडर द इनकम, अंडर द एब्सोल्यूट, राइट. एंड लास्ट इज प्राइवेट कंपनी वैल्यूएशन. सो दिस इज सेपरेट, प्राइवेट कंपनी वैल्यूएशन इज सेपरेट. तो जो आपको समरी लिखाया अभी मैंने, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, तो पूरा का पूरा आपका इक्विटी का पोर्शन एक्चुअली समराइज हो गया यहाँ पे. दैट हैज बीन समराइज्ड देयर इटसेल्फ, राइट. तो चलो लेट्स गो बैक टू दैट LOS, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लिंक द एंटायर थिंग. यहाँ पे बोल रहा था कंपेयर करो एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल. तो कंपेयर किए अभी कि सर एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल क्या हुआ, वेयर वी हैव द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज एंड वी विल डिस्काउंट एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड वी विल गेट व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट. जहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा. DDM के अंदर में वी फोरकास्ट द फ्यूचर डिविडेंड्स अबाउट द कंपनी. DDM के अंदर में अपने क्या लेते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स लेते हैं. फ्री कैश फ्लो के अंदर में एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लोज लेते हैं. थर्ड रेसिडुअल इनकम मॉडल के अंदर में वॉट एवर इज द गैप बिटवीन द ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना कंपनी ने अर्न किया, एंड हाउ मच इज माई रिक्वायर्ड रिटर्न. मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न RE was 10%, whereas company has earned 12%. So what is the residual income? 2%. Obviously we will discuss each and everything in detail, but यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, तो मैं ज्यादा डिग नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, दैट विल बी लिमिटेशन. बट यस, रेसिडुअल इनकम मॉडल के अंदर में वी विल डिग एंड विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. फोर्थ क्या है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल. एसेट बेस्ड वैल्यूएशन क्या हुआ, वेयर यू टेक द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स माइनस योर लायबिलिटी, तो बचेगा क्या, इक्विटी के लिए. टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो अपने क्या उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेके नेट एसेट्स का वैल्यू वी विल गेट. जो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, दोज कंपनीज विच आर कैरिंग अ लॉट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, IT कंपनीज, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की फ्यूचर में मेरे को क्या एम्प्लॉय से बेनिफिट मिलने वाला, ऑल दोज आर व्हाट, इंटेंजिबल एसेट्स. डू यू थिंक इन दैट सिनेरियो विल बी एबल टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स? इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू होता है उसका सर मार्केट वैल्यू निकालना इज वेरी डिफिकल्ट. इन दैट सिनेरियो क्या आपको लगता है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल अपने लगा पाएंगे? Obviously there will be a limitation to apply the asset based valuation model because it's difficult to find out the true market value of those intangible assets. तो asset based valuation model कहाँ लगेगा? Those companies which are having a abundant natural resources, for example having coal deposits है, या oil fields है, उनके पास oil fields है, coal deposits है, या mineral oils है, right? In that scenario we'll be able to apply the asset based वैल्यूएशन मॉडल, राइट. तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल था ये. सेकंड इज द रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल. रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल क्या हुआ, वेयर वी कंपेयर आवर प्राइस मल्टीपल्स विद अदर प्राइस मल्टीपल्स, जहां पे अपने खुद का प्राइस मल्टीपल, अपने कंपनी का प्राइस मल्टीपल्स कंपेयर करेंगे विद अदर पीयर कॉम्पिटिटर्स एंड बट दे शुड बी ऑफ सेम इंडस्ट्री. मतलब क्या हुआ कि यू कैन नॉट कंपेयर टाटा स्टील वर्सेज इन्फोसिस,
टाटा स्टील और इन्फोसिस को आप कंपेयर मत करना बिकॉज दे आर इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री। तो अब दो कंपनी का जो कंपैरिजन कर रहे हो दे शुड बिलोंग टू व्हाट सेम industry, that you have to keep in mind. Also, if you are comparing the PE, for example, you are comparing PE of Infosys and PE of Wipro, तो अगर आपने मान के चले कि यार विप्रो का PE जो है वो कम है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ कि विप्रो का PE से 20 टाइम्स whereas Infosys का PE is 25 टाइम्स, कैन वी कंक्लूड दैट विप्रो इज अंडर वैल्यूड, सो लेट्स बाई। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इन्फोसिस का PE is से 25 टाइम्स एंड विप्रो का PE is से 20 टाइम्स, सो कैन वी कंक्लूड सिंपली कि सर विप्रो इज अंडर वैल्यूड, लेट्स बाई। कोई के मन में आ रहा होगा हाँ सर बात तो ठीक ही बोलो, अंडर वैल्यूड है बाई करो, मे नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बात किया सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वैल्यूएशन का। यहाँ से रिलेटिवली विप्रो चीपर लग रहा है बट मे नॉट बी इट्स चीपर, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अपने डिटरमाइन कर रहे हैं थ्रू द रिलेटिव वैल्यूएशन। व्हाट अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यूएशन? जब तुम एब्सोल्यूट वैल्यूएशन किया और जो कैश फ्लोज फॉरकास्ट किया डिविडेंड या एफसीएफ से, जो उसका डिस्काउंटिंग किया उसके थ्रू पता लगा कि सर जो वैल्यू है दैट इज मोर एज कंपेयर टू शुड बी। तो सर क्या अपने जो उसका प्राइस अगर मान लो हायर है एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू थ्रू द एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, तो क्या स्टिल वी विल बाई विप्रो? नो वी विल नॉट ना। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंपेयरिंग द पी, यू ऑल्सो हैव टू चेक कि यार वो जो कंपनी है क्या अपने में अंडर वैल्यूड है, क्या अपने में मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यूएशन का बात हो रहा है, अपने में क्या अंडर वैल्यूड है? अगर अंडर वैल्यूड है बोथ फ्रॉम द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव वैल्यूएशन साइड, देन वी गोना टेक अ बाई कॉल, अदरवाइज विल हैव टू चेक कि एब्सोल्यूट रिलेटिव वैल्यूएशन से तो अंडर वैल्यूड आ गया बट क्या एब्सोल्यूट वैल्यूएशन से भी अंडर वैल्यूड है? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन। सो इट्स नॉट जस्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द पीयर्स, इट्स आल्सो अबाउट द कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ यू। तुम अपना भी कंपैरिजन खुद से करो, मींस यू एक्चुअली वांट टू कंपेयर प्राइस एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द Wipro. Then you have to take a call whether you want to buy the share or not, right? तो यहाँ पे था आपका absolute valuation, relative valuation model and describe examples of each type of model. Next is LOS number G. Describe sum of the parts valuation and conglomerate discount. Sum of the parts valuation and conglomerate discount. Example सुनो, it's very easy. 1 plus 2 plus 3 is equal to what? 1 plus 2 plus 3 is equal to what? बोल रहा सर क्या क्लास 1 का मैथ स्टार्ट कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। इस कॉन्सेप्ट को फटाक से LOS G के साथ लिंक कर पाओगे, दैट इज आई एम टेकिंग दिस सिली एग्जांपल। 1 plus 2 plus 3 is equal to what? 6 may not be 6 is equal to 5. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सुनना, मान लेते हैं ITC एज अ कॉन्ग्लोमेरेट, उसका वैल्यूएशन इज से 10,000 करोड़, अपने मन से बोल रहा हूँ 10,000 करोड़, सो दैट आई कैन टेक सम इजी नंबर्स और आपके नंबर्स भी कंट्रोल में रहे। मान लो उसका वैल्यू कितना, मार्केट कैप इज 10,000 करोड़। एज वी अवेयर दैट ITC इज हैविंग डिफरेंट सेगमेंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है उनका। फॉर एग्जाम्पल टोबैको इज वर्थ 5,000 करोड़, जो टोबैको सेगमेंट है दैट इज 5,000 करोड़। जो पेपर सेगमेंट है दैट इज से 4,000 करोड़। पेपर जो सेगमेंट है दैट इज व्हाट 4,000 करोड़। कितना का हिसाब हुआ टोटल? 9,000 का। FMCG जो उनका एक और सेगमेंट है दैट इज से 2,000 करोड़। टोटल कितना हो गया? 5 plus 4 plus 2, 5,000 plus 4,000 plus 2,000, इट विल बी 11,000। मैंने कितना बोला था? मार्केट वैल्यू 10,000। तो यार ये जो वैल्यू हो रहा है, जो मैंने ब्रेकअप किया, जिसका नाम देखो LOS का सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन, सम ऑफ द पार्ट्स। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव एक्चुअली ब्रेक्ड अप द एंटायर वैल्यू ऑफ द कंपनी 5,000 plus 4,000 plus 2,000, but it should be 11,000. Whereas what I told, what is the market cap of the ITC? 10,000. So what is the discount at which ITC is trading as compared to sum of the parts? 1,000. होना चाहिए था 11,000 बट मार्केट कैप कितना है? 10,000, राइट? तो 1,000 का क्या हो गया? कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट। कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट, तो कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट इज नथिंग बट द सम ऑफ द पार्ट्स इज ग्रेटर देन द मार्केट वैल्यू। Conglomerate discount is nothing but sum of the parts which is 11,000 is greater than the market value which is what 10,000. तो 1,000 का क्या डिस्काउंट हो गया यहाँ पे? सर ये डिस्काउंट क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिस्काउंट? तो देखो इसका डिस्काउंट होने का रीजंस काफी सारा हो सकता है। वन रीजन कैन बी द मैनेजमेंट हैज नॉट एलोकेटेड द कैपिटल एफिशिएंटली। जो सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहां पे कैपिटल कम एलोकेट हुआ है। जो सेगमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, द मैनेजमेंट हैज ओवर एलोकेटेड मोर कैपिटल इन दैट सेगमेंट। सो ऑब्वियसली डू यू थिंक एज द इन्वेस्टर यू वांट दैट सिनेरियो?
नो सर आई डोंट वांट, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो पैसा लगा हुआ है इनटू दोज बिजनेस किसका है? एज द शेयर होल्डर अपना पैसा है. सो व्हाट वी वांट कि कैपिटल एफिशिएंटली एलोकेट हो. व्हाट वी वांट कैपिटल एफिशिएंटली एलोकेट हो मीन्स जो प्रोजेक्ट ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, जो सेगमेंट ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, वी वांट आवर कैपिटल टू बी allocated more efficiently in that segment as compared to other segment जो कि कम efficient है. बट अगर मैनेजमेंट इन एफिशिएंट एलोकेशन कर रहा है तो डू यू थिंक 11,000 होना चाहिए या 10,000 होना चाहिए? ऑब्वियसली 10,000 होना चाहिए. सो वन ऑफ द रीजन कैन बी इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल. Second can be endogenous factors or internal factors. For example, management has not performed good या मैनेजमेंट का जो परफॉर्मेंस रहा वो पैथेटिक रहा है इन सम ऑफ दी सेगमेंट्स. तो मैनेजमेंट क्या किया, चल दूसरे सेगमेंट को एक्वायर करते हैं, चल दूसरे सेगमेंट को एक्वायर करते हैं जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं या दूसरे सेगमेंट को एक्वायर करते हैं, दूसरा बिजनेस लाइन ओपन करते हैं जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है. तो जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा कंसोल लेवल पे, कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा लॉसेस को भी क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा, मतलब नेट नेट में बेनिफिट दिखने वाला. तो मैनेजमेंट वांट टू हाइड देयर परफॉर्मेंस वाई डूइंग दी सेगमेंट वाइज. तो जब तुम सेगमेंट वाइज कर रहा था तो तुमको हर एक सेगमेंट का इंफॉर्मेशन मिल रहा था, वेयर एज कंसोल लेवल पे मैनेजमेंट क्या कर दिया, हाइड कर दिया, राइट. बिकॉज तुम देखिएगा एक सेगमेंट में लॉस है, दूसरे सेगमेंट में प्रॉफिट है, बट नेट नेट हो सकता है प्रॉफिट इज मोर देन द लॉस, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट दिख रहा है. बट इफ यू ओपन अप, इफ यू बाइफरकेट दी टू सेगमेंट्स, you will see that one of the segment is more profitable as compared to other segment. Also, third point can be, it can be due to our error. जो 11,000 मैंने डिटरमाइन किया वो तो एरर भी हो सकता है ना, बिकॉज ये तो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन कैन बी बिकॉज ऑफ एरर ऑल्सो. तो कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट, जो डिस्काउंट या इन्वेस्टर्स जो 10,000 को 11,000 क्यों नहीं कर रहा है एंड वाई दे आर डिस्काउंटिंग, देयर कैन बी रीजंस. मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल हो सकता है, देयर कैन बी रीजन ऑफ वैल्यूएशन एरर हो सकता है, जो एस्टिमेशन कर रहा है वो एरर हो सकता है, और जो मैनेजमेंट है वो अपना परफॉर्मेंस क्या करना चाह रहा है, हाइड करना चाह रहा है. तो दिस इज द सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन. सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन इज आल्सो नोन एज ब्रेकअप वैल्यू और प्राइवेट मार्केट वैल्यू. ठीक है, ब्रेकअप अपने क्या कर रहे हैं, 5,000 4,000 प्लस और 2,000 क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं दैट इंटायर 10,000 का कंपोनेंट को. तो सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन एंड कॉन्ग्लोमेरेट discounts. Moving to LS number H, explain the broad criteria for choosing an appropriate approach for valuing a given company. बोला कि what is the broad criteria for choosing an appropriate approach, कौन सा valuation model अपने use करें for a given company. तो वो तो डिपेंड करता है कि कंपनी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. whether company is giving dividend then we will apply what, dividend discount model. अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है तो फ्री कैश फ्लो मॉडल यूज करेंगे. अगर कंपनी का एब्सोल्यूट वैल्यूएशन करने में दिक्कत हो रहा है बट कंपनी का अगर पीयर कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है तो वी कैन डू व्हाट, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल. सो ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में डिपेंड करता है. वेदर द कंपनी इज पेइंग डिविडेंड, वेदर अर्निंग्स ग्रोथ इज एस्टिमेबल, क्या अर्निंग्स ग्रोथ को अपनी एस्टिमेट कर सकते हैं, वेदर द कंपनी इज हैविंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स. ऑल दिस आर व्हाट एक्चुअली कंपनी का फंडामेंटल्स, जो कंपनी का एक्चुअली फंडामेंटल्स है वो अपने देखेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वी विल चूज द वैल्यूएशन मॉडल. ऑल्सो विल हैव एज द सेकंड स्टेप विल हैव टू सी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लाइक विल हैव टू सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर वैल्यूएशन. जो अपना पर्पस क्या है वैल्यूएशन का, मर्जर्स एक्विजिशन है अपना वैल्यूएशन, अपना पर्पस, और वी वांट टू पुट अ रिकमेंडेशन, तो उसके ऊपर में भी आपका क्राइटेरिया बेसिकली जो कंडीशंस है वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द पर्पस यू वांट टू डू द वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी. ऑल्सो जब भी प्रैक्टिकली जब तुम करेगा वैल्यूएशन तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल वैल्यू. जैसे कभी कोई बोलता है ना इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई स्टॉक आया है, मान लो प्राइस चल रहा है 1,000 और इंट्रिंसिक वैल्यू आया 950, तो अगर 950 तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है दैट इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 950, मतलब 950 पॉइंट समथिंग नहीं, और 949 से 917 भी नहीं बोल रहा, वो एक सिंगल वैल्यू बोल रहा, मीन्स ही इज मोर कॉन्फिडेंट. बट वैल्यूएशन के अंदर में नो वन कैन बी कॉन्फिडेंट बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट, assumptions. That is why we try to find out a range. We try to find out a range कि intrinsic value is between intrinsic value जो आया that is 942 से 970, उसके बीच में then we will determine कि price क्या चल रहा है and accordingly we will take a call. Also you should not just conclude basis on one of the evaluation model. मतलब आप कोई रिकमेंडेशन कर रहे हो बाई सेल या होल्ड करने का
You should not be dependent only on one model. You should try out other models also. मतलब क्या हुआ, मैंने इमामी लिमिटेड का रिलेटिव वैल्यूएशन किया, ठीक है, कॉम्पिटिटिव फॉर्म लिया, डाबर, HUL एंड एवरीथिंग, एंड मेरे से कंक्लूड हुआ रिलेटिव वैल्यूएशन के थ्रू दैट दी इमामी इज अंडर वैल्यूड। इमामी क्या अंडर वैल्यूड है, तो एक काम करते हैं, बाई कर लेते हैं। क्या बाई करना चाहिए? नो, यू हैव टू कैरी ऑन दिस सिनेरियो एनालिसिस। आप एक काम करो ना, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन भी चेक करो, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन भी चेक करो, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू क्या आ रहा है वैल्यू। हाँ, उसके अंदर भी अगर अंडर वैल्यूड आ रहा है देन वी मे टेक अ कॉल। तो अपने क्या करेंगे, तब एक कॉल लेंगे कि बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मीन्स यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल वैल्यूएशन model. You should carry out a further research. You should test other valuation models also. Then you should conclude whether you want to buy or not, or whether you want to sell or hold the share. Also, you have to carry on the scenario analysis. Different scenarios. Best case scenario, base case scenario, worst case scenario. अर्निंग्स ग्रोथ मैंने अज्यूम किया 10% होगा, इमामी का 10% होगा, दैट इज बेस्ट केस। वेयर इज जो एवरेज रहा है पास्ट में, दैट हैव बीन से 8%, 7.5 या 8% रहा है। वर्स्ट केस हो सकता है 5%। तो ये मैंने देखो अलग अलग केसेस लिया, अर्निंग्स ग्रोथ का 5% लिया, 8% लिया, 10% लिया। तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा दैट विल बी अ सिंगल वैल्यू, और देयर विल बी 3 वैल्यूज। ऑब्वियसली देयर विल बी 3 वैल्यूज बिकॉज आप अलग अलग ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हो। व्हाट अबाउट योर रिक्वायर्ड रिटर्न? अगर तुम रिक्वायर्ड रिटर्न भी अलग अलग ले रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो वैल्यूज आने वाला इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा दैट विल ऑल्सो व्हाट डिफरेंट, वो भी अलग अलग वेरी करेगा। तो आपको सिनेरियो एनालिसिस परफॉर्म करना चाहिए। ऑल्सो यू शुड कंपेयर द अदर वैल्यूएशन मॉडल टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ वैल्यूज। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल वैल्यूएशन मॉडल। तो दिस वाज एलियस नंबर H। तो अपना बचा हुआ है एलियस नंबर E और एलियस नंबर D एंड एलियस नंबर E। एलियस नंबर D और एलियस नंबर E अपना बचा हुआ है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर दिस टू एलियस।